यू कैन नॉट गेट स्ट्रेस विदाउट एन अनहेल्दी स्लीप। वो एकदम भाई बहन की तरह नहीं, कॉइन की दूसरी साइड है। स्ट्रेस आपका कोई इस पंच तत्व से बने शरीर में दिखता तो है उसका असर, पर वो वहां जुड़ा नहीं है, उसका स्थान आपके मन से जुड़ा है। और पृथ्वी पे ऐसी कोई दवाई नहीं है जो आपके मन को ठीक कर पाए। आपको हायर अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा, समवेयर, सम सॉर्ट ऑफ मेडिटेटिव प्रोसेस ही आपके मन को बैलेंस स्टेट में ला पाएगा। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਸ਼ਨੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਡਾਕਟਰ ਜਿਗਨੇਸ਼ ਸ਼ੈਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। डॉक्टर जिग्नेश शैलत नेचुरोपैथ हैं, फाउंडर हैं सर्वांगी लाइफ सॉल्यूशंस के, प्राकृतिक चिकित्सक के तौर पर जाने जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत अंदाज से ज़िंदगी की बहुत छोटी छोटी ऐसी बातें समझाते हैं जिनका अगर हम ख्याल कर लें तो उसके साथ तंदुरुस्ती वाला जीवन जो है वो अपनाया जा सकता है। मैं यहाँ पर अपने सुनने वालों के लिए बताना चाहूँगी कि सितंबर चल रहा है और सितंबर में 6 तरह के कैंसर्स के बारे में अवेयरनेस करने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है ये पूरा का पूरा महीना, जिसमें शामिल हैं ब्लड कैंसर जैसे कि ल्यूकीमिया एंड लिम्फोमा की बात होती है, चाइल्डहुड कैंसर या फिर मेंस कैंसर, ओवेरियन कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, थायराइड का कैंसर। ये तो सिर्फ सितंबर की रिकग्निशंस हैं। इसके अलावा इन दी अदर मंथ्स एज वेल हम अवेयरनेस के लिए अलग अलग तरह के कैंसर्स की भी बात करते हैं। तो आप ये देख लें कि कितने तरह के करक रोग जो हैं वो हमें सुनने को मिलते हैं। पता हमें तब लगता है जब हमारे परिवार में से हम या कोई और सदस्य जो है इसके साथ ग्रस्त हो जाते हैं। बहुत ज़रूरी है इस बात को समझ लेना कि आज की आधुनिक युग में ऐसी क्या गुस्ताखियाँ, ऐसी क्या गलतियाँ हमसे हो रही हैं जिन्हें कि ठीक करने की ज़रूरत है और बहुत हद तक हम कैंसर से दूर परे रह सकते हैं। जिग्नेश जी इन दिनों इंडिया से आए हुए हैं, विजिट कर रहे हैं कनाडा, तो हमने कहा कि ये मौका जाने नहीं देंगे। जिग्नेश जी स्टूडियो में है, बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते आपका और आपके सभी सुनने वालों का मैं तहे दिल से प्रणाम के साथ स्वागत करता हूँ। बहुत शुक्रिया। जिग्नेश जी पहले तो आप हमें यह बताएं कि अगर हम कैंसर की बात करें तो इतने तरह के कैंसर्स हैं, एक एक की टर्म जो है वो समझने की कोशिश करें तो बड़ी मुश्किल लगती है एज अ लेमैन। बहुत सिंपल वर्ड्स में आप कैंसर को कैसे समझाना चाहेंगे? देखिए, मैं बोलचाल की भाषा में आपके सामने बिना कोई मेडिकल टर्मिनोलॉजी यूज़ किए इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप समझिए कि एक जगह फॉर एग्जांपल किसी देश के अंदर कोई ऐसा कहीं समूह होते हैं जो एक तरह से क्रांतिवीर अपने आप को कहते हैं या एक तरह से बवंडर करते हैं, अपोज कर रहे होते हैं। और अगर आप 2-5 साल की दूरी पे जाओगे तो वो आपको लगेगा कि वो ही लोग गलत हैं। पर इफ़ यू चेक आउट से बैकस्लैश ऑफ 30 ईयर्स, 50 ईयर्स और से 100 ईयर्स, 100 साल पीछे चले जाइए तो आपको लगेगा जैसे अभी एक देश है नाइजर करके जो फ्रेंच गवर्नमेंट के सामने लड़ाई लड़ रहा है। अगर अभी आप देखने जाओगे तो वहाँ बेचारे फ्रेंच लोगों पे दमन हो रहा है जो वहाँ टिके हैं। पर 200 साल से या हमारा देश इंडिया आज़ाद हुआ उसके करीब करीब ही ये नाइजर पे फ्रेंच गवर्नमेंट ने हुकूमत स्थापित कर लिया और उसको लूटते जा रहे हैं। अब वहाँ के लोग उसका विरोध कर रहे हैं। इसी तरह से जब आप शरीर के किसी एक सेल को ये महसूस कराते हैं कि आपका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो वो एक तरह से बगावत करता है, अपने ही शरीर में से प्रोटीन का एक आवरण निकाल के ओढ़ लेता है। शरीर का ही बच्चा होता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत हद तक उसको मारता नहीं है इनिशियल फेज में, और तब ये होता है कि कैंसर 60%, 70%, कभी कभी तो 90% फैल जाने के बाद ही पता चलता है। वो कोई बाहर से कीटाणु से आने वाला रोग नहीं है, हमारे ही शरीर में से हमारे ही सेल्स के द्वारा की गई बगावत है।
वो बगावत क्यों होती है ये नहीं पता। हमारा जो हाल का विज्ञान है वो ये मानता है कि सेल इज़ अ लिविंग बीइंग, कंप्लीट लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग की जो डेफिनेशन है वो सब चीज़ एक सेल करता है। पर आज का विज्ञान, प्रचलित विज्ञान, ये नहीं स्वीकार करता कि सेल सोचता भी है। जबकि अगर आप आयुर्वेद और नेचुरोपैथ में चले जाइए तो वो लोग उसे एक कंप्लीट आइडेंटिटी मानते हैं, एक पूर्ण जीवन मानते हैं, और वो सोचता भी है तो वो बगावत भी करेगा, वो एक्सप्लॉयटेड भी फील करेगा। फॉर एग्जाम्पल मानिए स्किन का सेल है मेरा, हर कुछ हफ्तों बाद वो निकल जाता है, नीचे नए सेल आ जाते हैं। अब मैं मोबाइल पकड़ के उस हाथ के सेल्स के ये कलाई के सेल्स को ये मैसेज देता हूँ और वो ये फील करता है कि आई एम गेटिंग एक्सप्लॉयटेड। वहाँ 10 लाख या 25 लाख सेल्स इकट्ठा करके सोच लेते कुछ भी हो जाए हम मरेंगे नहीं। ये क्या है? वो हमारे शरीर में से निकाल के प्रोटीन का आवरण ओढ़ लेते हैं। और यही बात अपने और इर्द गिर्द रहने वाले सेल्स को भी बताते हैं, हमें नहीं मरना है। नीचे सेल्स प्रोडक्शन चालू है तो एक लंप बनेगा नॉन डेड सेल्स का, जिन्होंने आवरण ओढ़ रखा है, जिसको कि हमारा इम्यून सिस्टम भेद नहीं पाएगा। जहाँ भी ये लंप होता है इसी को वहाँ का कैंसर कहते हैं। सिंपल। बॉडी में अलग अलग जगह हो सकता है। हाँ, अब ओवरी के पास लंप हो गया तो ओवरियन कैंसर, ब्रेन में हो गया तो ब्रेन कैंसर। और 90 साल तक बुजुर्गों को कभी कोई कैंसर नहीं होता था, क्योंकि रात को 9 बजे सो जाते थे, ना मोबाइल था ना टीवी था, ना एक गांव से ज़्यादा चिटपिट थी। आज तो रशिया यूक्रेन से लड़ रहा है, उसका टेंशन मैं अहमदाबाद में बैठ के या यहाँ कनाडा में बैठ के ले रहा हूँ। कहाँ जाएगा ये सब? हम बात ये भी करें कि मॉडर्न लिविंग एंड कैंसर, ये तो ज़िंदगी जो है हमारी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है। हम इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं देते कि हम अपनी मॉडर्न लाइफ में क्या क्या करने शुरू हो चुके हैं, जिस वजह से हमारी सेहत पर असर पड़ रहा है। हाँ, सही है। हमारी जैसे आप अभी तो काफ़ी यंग है, पर जैसे मैं आई एम 54, मैं अपनी बात करूं तो मेरी पहले की पीढ़ी अपनी जो भी कमाई थी उससे सुकून रखती थी। उसके पास अनडिफाइंड, यानी जिसका संतोष ही ना कर पाए, उतनी एवरेजनेस नहीं थी कि मुझे ग्रो होना है। आज तो कोई प्राइवेट कंपनी किसी भी ग्रोथ को कमी ग्रोथ मानती है। तो इनफाइनाइट दौड़ने की ये जो ख्वाहिश है वो फिर मुझे अनहेल्दी जीवन जीने के लिए बाध्य करती है। रात को 10 बजे सो जाने की बजाय मैं पूरी रात काम करता हूँ, और अगर ऐसे 10 साल निकाल दूँ तो मेरा ब्लड एसिडिक हो जाएगा, और ये एसिडिक ब्लड फिर कैंसर का क्रेडल बनता है। उसी तरह से मैं खान पीन की इतनी सारी चीज़ें मुझे उपलब्ध है पैकेट्स के अंदर, जिसको मैं खाता हूँ पेट भरने के अपने एक हिसाब को गिनते हुए, जबकि वो कोई मुझे अच्छा ही नहीं दे रही है। कोई पौष्टिकता नहीं है, पौष्टिकता है ही नहीं उसमें। और ये अगेन एसिडिक बॉडी देता है, कॉन्स्टिपेशन देता है, जिसको मैं नज़रअंदाज करते जाऊं तो वो फिर मेरे शरीर के अंदर कैंसर को जन्म देता है। और फिर कैंसर ठीक हो रहा है इसकी भ्रमणा को मैं खूब सारे पैसे, यानी मेरे बाद की पीढ़ी जिंदा भी न रह पाए उतने पैसे खर्च करके खरीदता हूँ। आपके इस देश में तो शायद फ्री में इलाज होता है, पर पीड़ा वो तो आप ही को झेलनी है ना। जी, आपने थोड़ा सा जिक्र किया था अबाउट एसिडिक बॉडी, थोड़ा सा स्ट्रेस के बारे में बात की। कुछ ऐसे चीज़ें जिनका हमें ख्याल रखना चाहिए, चाहे आप उन्हें सिम्टम्स कह लें, कि जो हर एक कैंसर पेशेंट में, वो किसी भी टाइप का हो सकता है, वो पाए जाते हैं। आप बहुत सही बात बता रहे हैं बहन। हर कैंसर पेशेंट में कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो कॉमन होते हैं, फिर वो किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी देश में हो, किसी भी उम्र का हो, यानी 5 साल का बच्चा हो या 95 साल का उम्रदार इंसान हो, दोनों में ये सिम्टम्स प्राय पाए जाते हैं। ये सिम्टम्स का अगर मैं आपको लिस्ट दूं तो बहुत ही छोटा सा लिस्ट है। हर कैंसर पेशेंट को
आप किसी भी कैंसर पेशेंट को पकड़ लीजिए, उसको कॉन्स्टिपेशन होगा होगा और होगा ही। हर कैंसर पेशेंट का शरीर एसिडिक होता है इन टेंडेंसी, एसिडिटी नहीं, हाँ, एसिडिक होता है, पूरा एसिड से भरा पड़ा होता है। उसी तरह से आप देखें तो हर ओबेस व्यक्ति एसिडिक होता है, वो अल्कलाइन नहीं होता, एसिडिक होता है। तो आप सोचो धीरे धीरे नाता जुड़ते जाएगा। हर कैंसर पेशेंट को पिछले 1.5 या 2 साल में वो सहन न कर सके ऐसा स्ट्रेस उसके जीवन में दबा पड़ा मिलता है। अब इसको मैं एक छोटा सा एग्जांपल से एलॉबरेट करूं तो आपके यहाँ तो इतना पढ़ाई का प्रेशर नहीं है, पर इंडिया में 10th के बच्चे आपघात करते हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप उनसे परफॉर्मेंस का बहुत प्रेशर दिलवाते हैं, उनके ट्यूशन्स के पीछे खर्चा करते हैं, और कई बार वो प्रेशर में आके जब रिजल्ट सही नहीं ला पाता, फेल हो जाता है, तो वो सुसाइड कर लेता है। अब यानी पिछले 1 साल से उसके जीवन में ऐसा प्रेशर था जो 10 साल का यानी 15 साल का बच्चा सहन नहीं कर पाया। ये उसके लिए असहनीय प्रेशर हुआ। और मानिए कि एक व्यापारी है जिसने 100 करोड़ की लागत लगा के अपना बिजनेस स्थापित किया है, और वो सब फना फतिया हो जाता है, यानी बिखर सा तितर बितर हो जाता है, तो वो भी शायद सुसाइड कर लेगा। दोनों में कहीं कोई मेल नहीं है, पर एक चीज कॉमन है कि वो ऐसे स्ट्रेस से गुजर रहे थे जो वो ना सहन कर पा रहे थे, ना उससे अलग हो पा रहे थे। और इसी तरह का स्ट्रेस आपके शरीर में कैंसर सेल को आंख खोलने के लिए बाध्य कर देता है, और एक बार ये आंख खोल देता है बहन, तो फिर मानिए देयर इज नो यू टर्न। मोस्ट ऑफ द केसेस में देयर इज नो यू टर्न। बहुत कम केसेस में कैंसर सर्वाइवर आपको मिलेंगे, वरना आर्थिक रूप से खलास हो जाने वाले लोग, जहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज फ्री नहीं है, वहाँ पे आर्थिक रूप से आदमी खलास हो जाता है, फैमिली खलास हो जाता है, और वो खूब पीड़ा के साथ देह को छोड़ता है। स्ट्रेस के बाद लेस इनटेक ऑफ वाटर होता है। हर कैंसर पेशेंट को आप देखोगे तो जाने अनजाने में आदमी स्ट्रेस में या तो बहुत खाता है या बहुत कम पानी पीता है। ज़्यादा पानी पीने वाला मैंने स्ट्रेस वाला आदमी नहीं देखा है। और हर कैंसर पेशेंट की स्लीप साइकिल एकदम डिस्टॉर्टेड होती है। हमारे यहाँ तो अभी देखिए लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए 2-2 बजे तक बैटरी नहीं मर जाती है तब तक ज्ञान प्राप्त करते हैं। फोन के जरिए आप और मैं जानते हैं क्या ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसमें कोई नई बात तो है नहीं। सो दिस आर 5 और 6 सिम्टम्स। और अगर आप नींद डिस्टर्ब करते हो तो आपको एसिडिक बॉडी मुफ्त में मिलती है, कॉन्स्टिपेशन मुफ्त में मिलता है, आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी ब्लड वो पूरा अनहेल्दी हो जाता है। फिर आप सोचोगे कि इतने सारे अनहेल्दी सिम्टम्स के साथ आप हेल्दी चंगा सोच पाओ, ये संभव है क्या? पॉजिटिव सोच आ पाएगी? आप नेगेटिव सोच रखोगे यानी स्ट्रेस में जाओगे तो ये सब सिम्टम्स 100 गुना बढ़ जाते हैं। कहाँ जाओगे? आज से 100 साल पहले या 50 साल पहले उतना ही सिगरेट पीने वाला बंदा 90 साल जिंदा रहता था, और आज उसी तरह के लोग 25 साल की उम्र में भी मैंने कैंसर पेशेंट्स देखे हैं, उससे भी कम उम्र के देखे हैं जी, जो पहले नहीं थे। राइट। तो ये जो मॉडर्न लिविंग की हमारी, मैं यही कहूँगी कि बैड हैबिट्स हैं, मतलब गिल्टी भी हैं हम कहीं ना कहीं। ये बात कहते हुए हमें खुद को भी एहसास होता है कि हाँ, हम भी कहीं ना कहीं गलत तो हो जाते हैं। पर अगर आप हर एक चीज़ पर जो हमारी ये आदतें जिनके बारे में आपने जिक्र किया थोड़ा इलेबोरेट कर सकें। पक्का जी। जी। तो फॉर एग्जांपल देखिए, कॉन्स्टिपेशन की बात करें तो उसको हम स्ट्रेस से जोड़ के देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा सबसे बड़ा जो सिस्टम है, हमारे कुछ सिस्टम्स हैं जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारा शरीर का सबसे बड़ा सिस्टम है, और वो सबसे नाजुक भी है। आप सोचिए कि एक बंदे को अपना बॉस बुलाता है और उसको बोलता है कि भाई दिस इज़ योर लास्ट नोटिस, 1 महीने बाद आपको
ये कंपनी छोड़नी है। अगर जॉब मार्केट बहुत लो चल रहा है तो अपनी ऑफिस में जाके वो क्या करेगा? नाखून चबाएगा, स्ट्रेस फील करेगा ना। और इसी विचार में वो घूमता रहता है। शायद उसके बॉस ने उसके परफॉर्मेंस के बारे में, उसको निकालना है तो उसके परफॉर्मेंस के बारे में भी 2-4 खोटी बातें उसके मुंह पे बड़े खोटे शब्दों से सुना दी होगी। अच्छा। तो वो उसके जहन में चिपक सी जाती है ना। कब घर जाके, अब ये मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, इस विज्ञान को अगर आपने समझ लिया ना तो शायद आप स्ट्रेस मुक्ति की ओर आगे बढ़ पाएंगे। अब वो घर जाके बैठा है। जब ये सब चीजें होती है तो आपके अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं जी। ये स्ट्रेस हार्मोन्स कोई बुरी चीज नहीं होती हमारे शरीर के अंदर, वो हमें फाइट या फ्लाइट मोड में ले आते हैं। यानी पहले के ज़माने में अगर जंगल में एक बाघ शेर मेरे सामने आ गया तो स्ट्रेस हार्मोन्स मेरे पैर में वो ताकत भर देता था कि मैं 5 गुनी स्पीड से दौड़ के, या जो कुव्वत नहीं कर पाता हूँ पेड़ पे चढ़ जाने की, तो वो ताकत आ जाती थी और मैं बच जाने की एक संभावना पैदा कर सकता था। बॉस के सामने स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हुए, उसको तो गाली नहीं दे सकते, जॉब बचानी है। घर आके मैं जब बैठा हूँ, बीवी से बात नहीं कर पाऊंगा, अब अकेले में ही बैठा हूं और वही सब बातें मेरा मन दोहराएगा। अब मेरे पास तो मन है पर मेरे मन के पास दूसरा मन नहीं है। सुनिएगा, तो वो तो वही चीज को फिर से जिएगा, वही स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे और मैं अपनी चेयर पे या सोफे पे बैठा हूं, और तब ये बड़ी घातक सा से मेरे पूरे शरीर को तितर बितर करता है। सभी ऑर्गन्स में कैंसर की संभावना को पैदा करने की एक क्रेडल बना देता है। स्ट्रेस इज द मदर ऑफ ऑल डिसीजेस एंड स्पेसिफिकली ऑफ कैंसर। एक ही लाइन में बता दूं, तंबाकू के बारे में बड़ी बड़ी जोर शोर से बताया जाता है कि तंबाकू कैंसर करता है। भाई, तंबाकू कैंसर नहीं करता है। इसका ये मतलब नहीं कि अभी से आप सिगार सरगा लो। आप सुनिए, वो गंदी आदत है, पर सिर्फ तंबाकू कैंसर नहीं करता है। आप सोचो, उस बंदे को जिसको बोल दिया गया है कि भाई आपको अब निकाल दिया गया है, वो क्या करेगा? धीरे से कहीं के ऑफिस वो कोने में जाएगा, अगर वो सिगरेट पीता है तो सिगरेट सुलगाएगा, और अगर वो स्ट्रेस हार्मोन्स के साथ कोई मिस्टीरियस वे में वो धुआं जब कांटेक्ट में आता है, तब जाके वो कैंसर सेल को आंख खोलने का कारण बनता है। सिर्फ बीड़ी से अगर मर जाने कैंसर होता तो मेरा तो जन्म ही नहीं होता। उतनी बीड़ी और सिगरेट्स इंडिया में पिए जाते थे इन 60s एंड 70s। जी जिग्नेश जी, आप डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में भी बात कर रहे थे कि गट जो है हमारी, हाँ। उसके ऊपर हमारी आदतों का बहुत असर हो रहा है और बुरा असर हो रहा है, जिस वजह से मैं तो US कनाडा की बात करूंगी, बहुत ज़्यादा नंबर है फॉर पीपल गोइंग थ्रू कॉन्स्टिपेशन, और उस वजह से प्रॉब्लम्स बनती जा रही हैं। आपके यहाँ सिर्फ कॉन्स्टिपेशन ही नहीं देखा है बहन, अगर आप अग्री करें तो आपके यहाँ लोग एक तरह से डिप्रेस मोड में ज़्यादा रहते हैं, अकेलेपन की वजह से, या अभी ये समर के बाद जो सर्दी आएगी उसकी वजह से। ये सब चीज़ जब तक आदमी या औरत झेल पाता है तब तक तो ठीक है, पर जब तक झेलने की हद से बाहर निकल जाती है वो स्ट्रेस, सुनिएगा, और तब उसको कॉन्स्टिपेशन है, तो वो कॉन्स्टिपेशन एक घातक स्वरूप बन जाती है। तो अब आपका ये प्रश्न आप पूछे, उससे पहले मैं जवाब देने की एक गुस्ताखी करना चाहूँगा। तो भाई, कॉन्स्टिपेशन को अगर मैं दूर कर दूँ तो ये संभव है कि वो स्ट्रेस कैंसर पैदा नहीं करेगा। हाँ, कॉन्स्टिपेशन को दूर करोगे तो ये संभव है कि बहुत शिद्दत होगी कैंसर को पैदा होने में, पर फिर भी स्ट्रेस को नहीं निकाला तो कैंसर से आपको कोई नहीं बचा पाएगा। अब कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए नींबू पानी सुबह 2 ग्लास भी पी लोगे ना, एक मेथड है जी, जिसके बारे में अगर आप समय दे तो अभी बता दूं, या 2 मिनट और लगेगी तो ऐड के बाद बता देते हैं जी। आप जो भी कहो, वो नींबू पानी या एक लहसुन का प्रयोग है। हाँ। वो करने से आप कॉन्स्टिपेटेड नहीं रहोगे। अच्छा, हमारी मॉडर्न लिविंग में जो हमारी ज़िंदगी है, जिस तरीके से हम बिता रहे हैं, उसमें कुछ छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जो गलत करते जा रहे हैं, जिस वजह से बहुत सारी बीमारियां हमें आकर घेर लेती हैं, और ऐसी एक्सटेंट तक जहां पर हम कैंसर की भी बात कर सकते हैं।
छोटी मोटी को हम कुछ समझते ही नहीं है कि अच्छा ये तो है, एक गोली खाएंगे ठीक हो जाएंगी, रेगुलर दर्द की दवाई ले ली ठीक हो जाएगी। डॉक्टर शैलत मानते हैं कि ऐसा नहीं है, हर एक चीज़ का नेचुरल तरीके से इलाज है। सही बात है। जैसे हम अभी कॉन्स्टिपेशन की बात कर रहे थे, उसको तो आम जनता, आम व्यक्ति रोगी नहीं मानता है। वो ये मानता है कि भाई वो तो रात को मैंने खाना नहीं खाया था इसलिए आज सुबह टट्टी नहीं गया। सॉरी ये मेरा वर्ड गलत लगे तो, पर यानी मैं आपके यहाँ जो वॉशरूम नहीं गया, नहीं है यही है वॉशरूम नहीं गया ये कहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है भाई। आपका गट बैक्टीरिया आपने स्ट्रेस लेके बीमार कर दिया है। आपके शरीर में आपके वजन के 10% का गट बैक्टीरिया होता है, यानी फ्रेंडली बैक्टीरिया का कल्चर होता है। वो अगर कम हो जाता है और वो आपके स्ट्रेस से सीधा जुड़ा होता है, वो खुद बीमार होता है, वो कम भी हो जाता है, उसका फ्रेंडली कल्चर वो बढ़ भी सकता है। तो उसका बैलेंस रखना आपके लिए आवश्यक है, वही आपको कॉन्स्टिपेशन से दूर कराएगा। हमारे यहाँ एक वर्ड है प्रोबायोटिक और प्रोबायोटिक। हाँ जी, ठीक है ना, हमारे यहाँ पर भी बहुत चल रहा है। यहाँ बहुत चल रहा है। हाँ। अब वो अगर आप नेचुरल रूप में लेने का शुरू करें, हाँ जी, तो ये संभव है कि आप कॉन्स्टिपेटेड नहीं रहोगे। अच्छा, हाँ, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे अब सुनने वाले प्राय इंडियंस या इंडिया से जुड़े होंगे, है ना। अब लहसुन तो हमारे घर में खाया जाता है जी, हर चीज में डाला जाता सब्जी में या? पर अगर आप जैसे ही लहसुन को कुक करते हैं तो मुश्किल से उसका 10% फायदा लेते हैं। अब उसका दवाई के तौर पे यूज करना है तो आपके यहाँ तो ये बड़ी राक्षसी टाइप की लहसुन की कलियां देखी है मैंने, बड़ी बड़ी, हाँ, बड़ी बड़ी जी। तो 2 या 3 कली ले ले, हाँ, 2 ले ले बस। ठीक। उसको सुबह सुबह बिना दातुन करने से पहले या ब्रश करने से पहले कूट ले, अच्छा, पानी में घोल ले, ठीक है, ठीक है, और वो घोल को पी लीजिए जी। उसके ऊपर लेमन वाटर, जिसको बनाने की एक मैं विधि बताता हूँ, वो कर लीजिए। हाँ। 21 दिन में आपका कॉन्स्टिपेशन परमानेंटली दूर ना हो तो मैं आप बताना, मैं सर लेके आऊंगा, जूती आपकी सर मेरा जी। इतना इजी है उसको दूर करना। अच्छा, वो कैसे बनाना नींबू पानी? नींबू पानी को, एक नींबू को, आपके यहाँ वो भी राक्षसी होता है, बड़ा सा आता है, बड़ा सा, उसको काट लीजिए छोटे छोटे टुकड़ों में। रात को 2 बड़े गिलास यानी इसे 250-300 ml पानी में उसको भिगो के रख दीजिए, 2 बड़े गिलास में। फिर सुबह करीब 7-8 घंटे बाद, 8 बजे आपने डाला है, सुबह 5-6 या 7 बजे आप उठ रहे हैं, ऑफिस जाना तो उससे पहले उसमें 6 गिलास और ऐड कर लीजिए। अगर इंडिया में हो तो मैं 4 गिलास बताता, लेमन हमारा छोटा होता है, यहाँ आप 6 गिलास और ऐड कर लीजिए। ऐड करने से पहले उसको ब्लेंडर से क्रश कर लीजिए अच्छे से। नींबू भी क्रश हो गया, उसका छिलका भी क्रश हो गया, उसका बीज भी क्रश हो गया, जिसमें जीवन अंकुरित होना शुरू हो चुका है 8 घंटे पानी में रहने के बाद। तो वो जीवन तत्व भी वही पानी में डाल दिया, सम्मिलित हो जाएगा। वो नींबू पानी को बिना दातुन किए, बिना कुल्ला किए सुबह 2 बड़े गिलास या 3 गिलास पी लीजिए। घर में 2 या 8 गिलास बने हैं, घर में 2-2 गिलास, 4 व्यक्ति हो तो सबको पिला दो। भाई बच्चे सो रहे हैं तो भी उठा के बिस्तर में पिला दो, हो सके सूर्योदय से पहले पिलाया तो उसका फायदा बहुत अच्छा है। उस लहसुन को, घोल को आपने ले लिया तो आपका कॉन्स्टिपेशन गया, गारंटेड। इसके साथ फिर भी अगर आप कॉन्स्टिपेटेड फील कर रहे हैं तो खाने के बाद आधा से भी थोड़ा कम चम्मच आंवले का पाउडर हर खाने के बाद, ब्रेकफास्ट के बाद, लंच के बाद, डिनर के बाद ले लो। और रात को 1 चम्मच त्रिफला, अगर मैं आपको अगले जीवन में मिलूं तब तक बिना एक भी दिन गिराए लेते रहना। ये किसी भी चीज की कोई आड़असर तो है ही नहीं। त्रिफला 3 चीज का बनता है, आंवला बेहड़े, आंवला हरडे और आंवला। ये बिना आड़असर की चीजें हैं। आप इंडिया से मंगा सकते हो, ऑनलाइन अमेजोन से खरीद सकते हो, यहाँ पर भी मिलती हैं। और सच मानिए बहन, आप कॉन्स्टिपेशन से दूर हो जाओगे, बशर्ते आपने बहुत हैवी स्ट्रेस दिया है। तो इन सब के बावजूद भी आप 100% इससे जूझ नहीं पाओगे। बढ़िया बात ये है जिग्नेश जी, मुझे अच्छी लग रही है कि वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम्स, वी आर आल्सो टॉकिंग अबाउट सॉल्यूशंस। एग्जैक्टली। कई बार ऐसी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस हो जाती हैं लाइफ में, उसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता है, लेकिन
दुख ही है उसके साथ, हम घिरे पड़े हैं, क्या करें? सही बात है। और कई बार हमें जो सॉल्यूशंस मिलते हैं, फॉर एग्जांपल आप जो इस की ओर इशारा कर रहे हैं स्ट्रेस की, वो कई बार इतने कॉस्टली होते हैं और कई बार बिन उपयोगी होते हैं जो हमें बताया जाता है। मैं एक सीधी सी बात बताऊं, यू कैन नॉट टॉक टू योर बॉस, समबडी हायर टू हिम कैन टॉक टू हिम। उसको आप जाके मुंह पे कुछ बोल पाओगे कि यार योर ड्रेसिंग इज नॉट वेल? सोच भी नहीं सकते ना। जी। जी। उसी तरह से स्ट्रेस आपका कोई इस पंच तत्व से बने शरीर में दिखता तो है उसका असर, पर वो वहाँ जुड़ा नहीं है, उसका स्थान आपके मन से जुड़ा है। और पृथ्वी पे ऐसी कोई दवाई नहीं है जो आपके मन को ठीक कर पाए। आपको हायर अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा। समवेयर सम सॉर्ट ऑफ मेडिटेटिव प्रोसेस ही आपके मन को बैलेंस स्टेट में ला पाएगा। मैं तो बड़े धड़ल्ले से, बड़े डंके की चोट पे कहता हूं कि अगर आपको स्ट्रेस से लड़ना है तो आप कोई भी मेडिटेशन प्रैक्टिस को अपने जीवन में रेगुलरली कंजर्न कर ले। अब आपको कम से कम 100 से ज़्यादा अच्छी सच्ची मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस अभी दुनिया में प्राप्त है। अगर आप स्ट्रेस से जूझना चाहते हैं बहुत ही स्पेसिफिक वे में, तो पहले ये समझना होगा कि आपका स्ट्रेस असर कहाँ करता है। जी। मैं अभी भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी की बात नहीं करूंगा, बोलचाल की भाषा में समझाऊंगा। ठीक है। अगर मुझे गुस्सा आता है तो मेरा शरीर ध्रुजने लगता है, मेरा ब्रीदिंग एपरेटस स्तब्ध सा हो जाता है। वही हाल स्ट्रेस में भी होता है। मेरा छाती भींस अनुभवती है। यू गेट माई पॉइंट नो? यानी मुझे एक सुकड़न सी चेस्ट में महसूस होती है, टाइट हो जाती है। हाँ, टाइट हो जाती है। सांस लेना जैसे भारी पड़ रहा है, धड़कन तेज हो जाती है। धड़कन तेज हो। एग्जैक्टली। आपका स्ट्रेस आपके हृदय के इर्द गिर्द ही रजिस्टर होता है। और इस विज्ञान के बारे में अगर आपको बड़ी बेहतरीन से समझना है तो आई सजेस्ट अ बुक। जी। अभी डॉक्टर कमलेश डी पटेल की जो हार्टफुलनेस के गाइड है, अभी 4th गाइड है, उनका एक किताब स्पिरिचुअल एनाटॉमी, इट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड, आप प्री बुक कर सकते हैं। इफ यू वांट टू नो द एक्चुअल एनाटॉमिकल थिंग्स इन अ वेरी ल्यूसिड सिंपल लैंग्वेज, इस बुक को मैं आपको रेकमेंड करूंगा सुनने वालों को कि इसको पढ़िएगा। बट कमिंग टू द पॉइंट, वो कहते हैं, आई एम टेकिंग सम नॉलेज फ्रॉम हिम, कि ये सब जो स्ट्रेस है आपके हार्ट के इर्द गिर्द, वो तो एग्जैक्ट पॉइंट्स भी बताते हैं कहाँ पे वो रजिस्टर हो रहे हैं हार्ट के पास, पर आपके हृदय के पास रजिस्टर हो रहे हैं। तो हृदय को उपयोग करके अगर आप कोई मेडिटेटिव प्रैक्टिस करते हैं तो बिलीव मी, यू विल बी वेरी इजीली एबल टू फाइट दिस डेमन कॉल्ड स्ट्रेस that comes very silently in your life, और वो आपको खलास कर देता है। इसके बारे में अगर मैं और बताऊं जी, तो जिस मेडिटेटिव प्रैक्टिस की मैंने अभी जिस डॉक्टर की बात की, डॉक्टर कमलेश डी पटेल, वो एक संस्था है हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट, जो 1945 में सहज मार्ग के नाम से रजिस्टर हुई थी, और आज 77 साल से 130 कंट्रीज में टोटली फ्री ऑफ चार्ज, बिना कोई पैसा, कोई भी स्तर पर, हाँ, कोई आप 6 महीने कर लो फिर उसके बाद पैसा भरना, ऐसा नहीं है। अच्छा। आज मैं 32 साल से ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मेरे से अभी तक किसी ने कोई पैसा नहीं मांगा है, कभी नहीं। हाँ, ये अच्छाई अब मुझे अच्छी लगती है तो मैं धड़ल्ले से सबको बताता हूँ कि ये चीज़ अच्छी है, बांटते हैं। हाँ, बांटते हैं ना, अच्छाई बांटी जाती है। उसी संदर्भ में ये 130 कंट्रीज में ये सिखाया जाता है। इसका चाहे तो एक टोल फ्री नंबर है, मैं आपको ये लीजिए, ये टोल फ्री नंबर आप बोल दीजिए आपके लिसनर्स के लिए, आप इस पे कॉल करके कॉल कर सकते हैं, आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, तो इसके ट्रेनर्स आपको सामने से कांटेक्ट करके ये विद्या, ये इंडियन साइंस को फ्री ऑफ चार्ज सिखाएंगे। 1844-879-4327 1844
8794327 टोल फ्री नंबर इन्होंने बताया। जिग्नेश जी, स्ट्रेस के बाद अभी हम स्लीप की बात करेंगे और वो भी थोड़ी देर में। पक्का जी। वो एकदम भाई बहन की तरह नहीं, कॉइन की दूसरी साइड है। हाँ, यू कैन नॉट गेट स्ट्रेस विदाउट एन अनहेल्दी स्लीप। मेडिटेटिव सॉल्यूशंस जो हैं वो आपको मिल सकती हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे उन्होंने बताया। ये है हार्टफुलनेस के लिए इंस्टीट्यूट, टोल फ्री नंबर हाँ। फ्रॉम द हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूशन मेडिटेशन के लिए 1844-879-4327। फिर इसके साथ ऑनलाइन कनेक्ट बनता है, कैसा है? वो जो ट्रेनर होगा वो तय करेगा। ज़्यादातर आपके देश में तो वो ऑनलाइन ही कराते हैं और वो कभी भी किसी भी प्रकार का आर्थिक चार्ज आपसे नहीं लेंगे। ठीक है। हाँ, वो आपको रेगुलरिटी के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आपको संडे ग्रुप मेडिटेशन में आने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो आप ही को फ़ायदा करेगा। ठीक है। सो ऐसा भी समझने की कोशिश करें कि हम नींद जो पूरी नहीं लेते हैं, जैसे आपने बताया कि हमारे हाथ में ज्ञान का यंत्र है उस वजह से हम लेट सोते हैं। इसी के साथ मैं ऐड करूं कि कनाडा में लोग 2-2, 3-3 काम भी कर रहे हैं, उस वजह से नींद नहीं मिल रही है। देखिए, मैंने अभी आपको एक बुक के बारे में बताया, स्पिरिचुअल एनाटॉमी। मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करता हूँ हर सुनने वाले को, अभी तो वो लॉन्च नहीं हो रही है, पर उसका प्री बुकिंग देखिएगा तो वो कुछ थाउजेंड्स पे है अमेज़ॉन पे। उसमें अभी जो मैं आपको छोटी सी बात बताने जा रहा हूँ, उसका शायद एलॉबरेटेड वर्जन बड़ी सरल भाषा में आपको मिलेगा। देखिए, आपके खून, आपका हर बॉडी का ऑर्गन आराम ले लेता है। इवन आपका जो हार्ट है ना, वो लव डब लव डब लव डब के बीच में कुछ छोटा सा एक आराम लेता है, ऐसा आज का विज्ञान बताता है। आपका खून कब आराम लेता है, कभी सोचा है? 24 घंटे वो घूमता ही रहता है जब तक वो मर नहीं जाता, वो भी आराम लेता है। आपका बॉडी एग्जैक्टली आपके जो भी आपका जोग्राफिकल पोजीशन है, जहाँ रहते हो, वहाँ वो मैग्नेट, अर्थ मैग्नेट से जुड़ा रहता है। रात के 11 बजते ही उसको पता चल जाता है, आपके घर की घड़ी बंद होगी तो भी, कि रात का 11 बज गया। वो पूरा खून लीवर की ओर बहना शुरू हो जाता है। लीवर आपका 1.25 गुना बड़ा हो जाता है और 4 घंटे में 11 से 3 वो लीवर आपके खून को नवपल्लित, नवसर्जित कर देता है। आप कहोगे थैंक यू जिग्नेश भाई, ये तो अच्छी बात है ना। इसमें एक बहुत 73 मण का, यानी मण मीन्स 20 kg, 33 मण का तो है। ये खून चला भी गया, लीवर 1.25 गुना बड़ा भी हो गया, पर अगर आप डीप स्लीप में नहीं हो तो बॉडी ब्लड क्लींजिंग का काम शुरू ही नहीं होता है। अब आप सोचो, आपने 1:30 बजे तक, आप तो बड़े अच्छे हैं, तो आप तो ज्ञानी प्राप्त कर रहे होंगे, कोई ऐसे न देखने वाले वीडियो नहीं देख रहे होंगे, मैं मानता हूँ, पर वो ज्ञान प्राप्त करते करते आप 1:30 बजे सोए हो। अब हमारे पास वो संत जैसी स्थिति तो है नहीं कि आंख बंद किया और फटक से सो गए। आधा घंटा हमने इधर उधर शरीर को घिसा, 2 बजे नींद आई। अब खून 3 बजे तो वो जगह छोड़ देता है, तो लीवर को 1 ही घंटा मिला ब्लड को नवपल्लित, नवसर्जित करने का। फिर आप सुबह 10 बजे भी उठोगे ना, तब भी आप अपने आप को थका महसूस करोगे, क्योंकि आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो न्यूट्रिशन लेके जाता है वही नहीं नवपल्लित हुआ है, रिफ्रेश नहीं हुआ, नहीं रिफ्रेश नहीं हुआ है। तो और ये साइंस बहुत आगे जाता है, 3 के बाद कहाँ जाता है, 5 बजे के बाद कहाँ जाता है, ये सब अगर जानकारी लेनी है, स्पिरिचुअल एनाटॉमी, इट्स अ बुक ऑफ इट्स वन काइंड। देखिए, मैं दाजी डॉक्टर कमलेश डी पटेल को फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, पर एक नेचुरोपैथ होने के लिहाज से मैं आपको इस सरल विज्ञान को, अगर आपको मेरी भाषा सरल लगी है तो उस बुक की भाषा भी सरल लगेगी। जी, जिग्नेश जी का मैं ये बताना चाहूँगी कि और भी बहुत सारी इनकी इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस जो हैं, आपका पेज भी है ऑन द यूट्यूब, आई वाज गोइंग थ्रू दैट, सर्वांगी लाइफ सॉल्यूशंस के नाम से, SARVANGI सर्वांगी स्पेस LIFE लाइफ स्पेस सॉल्यूशंस। जी, सॉल्यूशंस के बारे में ही आपने बात की आज हमारे साथ, बहुत अच्छा लगा। सो जाते जाते जिग्नेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बस एक बात बता दूं, कॉन्स्टिपेशन, स्लीप डिसऑर्डर, एसिडिक बॉडी, लेस वाटर इनटेक, इन सब को अगर
ये एक सर्कल है, इस सर्कल में मैंने नाम नहीं दिया न झेल पाने वाला स्ट्रेस। अब एक सर्कल को कहाँ से शुरू करें, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, अगर इस विशियस सर्कल को काटना है तो मेडिटेशन शुरू कीजिए, जहाँ हृदय का उपयोग होता हो वो मेडिटेशन शुरू कीजिए, और देखिए बाकी के सिम्टम्स के लिए आपका हृदय आपको अच्छाई की ओर गाइड करके ले जाएगा। बिलीव मी, हार्ट इज़ मोर मिस्टीरियस देन ब्रेन। इस पे तो मैं 1.5 घंटे का लेक्चर लेता हूँ। फिर कभी बात करेंगे। अगर रेड एफएम वालों ने बुलाया तो इस मिस्टीरियस हार्ट के बारे में भी मैं आपको बताने की लालायिता रखता हूँ। आपका बहुत 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 कल्याण हो, यही भावना के साथ नमस्ते। नमस्ते, बहुत शुक्रिया जिग्नेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इसके साथ आज का प्रोग्राम रोशनी यहीं पर ख़त्म करने की दें इजाज़त। सुनते रहें रेड एफएम।